डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक लेक्चर लेकर आई हूँ। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 1 के पेपर 1 के यूनिट 3 का एक पार्ट है। सो दिस इज़ प्रोफेसर अंजलि अवधिया फ्रॉम गवर्नमेंट नागार्जुना पीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर एंड लेट अस स्टडी अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन यानी परिभाषा देखेंगे। ये देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन से स्पेशल फीचर्स होने ज़रूरी हैं जिसके बिना ये गति नहीं हो सकती। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से सरल आवर्त गति जो है वो किसी विभव कूप के अंतर्गत होने वाली गति के रूप में समझाया जा सकता है, जिसे पोटेंशियल वेल कहते हैं। फिर इस सरल आवर्त गति का समीकरण कैसा होगा, कैसे डिराइव किया जाएगा, सरल आवर्त गति करने वाले कण पर किस प्रकार का बल लगेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यानी कि गतिज ऊर्जा, उसकी कुल ऊर्जा किस प्रकार से होगी और उसकी गति को किस प्रकार से ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं परिभाषा से। तो हम सब जानते हैं कि किसी निकाय पर जिस तरीके का बल लगता है वैसी उसकी गति होती है। अगर हम किसी वस्तु पर एक ही दिशा में गति लगाएंगे, एक ही दिशा में बल लगाएंगे तो वो एक ही दिशा में गति करेगा। जैसे कि कोई सड़क है जिस पर कोई साइकिल जा रही है या कार जा रही है, तो जिस दिशा में हम उसको बढ़ने के लिए फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, उस दिशा में वो आगे बढ़ता है। तो एक ही दिशा में जो गति होती है उसको स्थानांतरीय गति हम कहते हैं। दूसरे प्रकार की एक गति है जिसे कि किसी एक्सिस के चारों ओर कोई वस्तु लगातार गोल घूमती है, जैसे साइकिल का पहिया, कार का पहिया। इस तरह की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशन। और आज हम जिस गति के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो है सरल आवर्त गति या दोलनी गति। ये दोलन गति किस प्रकार से होती है कि कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति पर है और इसके दोनों ओर वो आवर्ती रूप से गति करती है। आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाली, एक निश्चित अंतराल के बाद जो गति अपने आप को रिपीट करती है वो आवर्ती गति कहलाती है। तो ये जो मध्यमान स्थिति वाला बिंदु है, जो कि संतुलन का बिंदु है, उस बिंदु पर बार बार ये कण एक निश्चित दूरी तक जाता है, वापस लौटता है, दूसरी दिशा में निश्चित दूरी तक जाता है और वापस लौटता है। तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या माना जा सकता है? तो हमने देखा है कि मान लीजिए कि कोई एक स्प्रिंग या रबर आप लेते हैं और इससे आप कोई बॉल लटका देते हैं। अब इस बॉल को खींचकर जब खींचा जाता है तो ये स्प्रिंग फैल जाता है और ये बॉल जो है थोड़ा सा नीचे आ जाती है। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब आप इस बॉल को छोड़ देते हैं तो ये वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है और पुरानी स्थिति में आकर यहाँ रुकती नहीं है, बल्कि कुछ दूर तक दूसरी तरफ भी चली जाती है। तो हमको ये जो स्प्रिंग है ये पहले फैलता हुआ दिखाई देता है जब बॉल नीचे जाती है और फिर कंप्रेस होता हुआ दिखाई देता है जब बॉल ऊपर जाती है। तो इस प्रकार से ये जो बॉल है वो अपनी मध्यमान स्थिति के नीचे और मध्यमान स्थिति के ऊपर बार बार गति करती है। तो इसे हम इस तरह की गति को दोलन गति कहते हैं। वास्तव में ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कह रहे हैं या दोलनी गति, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो पदार्थ जो होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं और ये अणु भी अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर लगातार गति करते रहते हैं। हम ये मान सकते हैं कि इन अणुओं के बीच एक अदृश्य हुक लगा होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है और ये स्प्रिंग जो है ये अणु को वापस खींचकर उसकी जगह पर ले आता है।
तो इसलिए ये गति कैसी होती है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अणुओं की गति के बारे में भी इससे अनुमान लगा सकते हैं। अब हम इस गति की विशेषता या स्पेशल फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं। किस प्रकार के निकाय में, उस निकाय में क्या विशेषता होनी चाहिए जिसमें हम सरल आवर्त गति जो है वो होते हुए देखना चाहते हैं। तो पहली विशेषता जो समझ में आती है वो ये कि वस्तु को जब हम वस्तु में विस्थापन करते हैं, उसको मध्यमान स्थिति से कुछ दूर लेकर आते हैं, तो जैसे ही उसे छोड़ा जाता है, मुक्त किया जाता है, फ्री छोड़ा जाता है, वो वापस अपनी पुरानी जगह पर आती है। ऐसा तभी संभव है जब उस निकाय में प्रत्यास्थता का गुण हो, यानी कि इलास्टिसिटी का गुण हो। इलास्टिसिटी, जैसा कि हुक ने नियम दिया था कि जब कोई बल लगाया जाता है किसी इलास्टिक निकाय पर जिसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, तो वह वापस अपनी पुरानी जगह पर, पुराने आकार पर आने की कोशिश करती है। तो ये प्रत्यास्थता का गुण अगर नहीं होगा तो दोलन गति कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मध्यमान स्थिति तक खींचने के लिए जो आवश्यक बल है जो उसको वापस अपनी स्थिति में लेकर आता है, इसलिए इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन, प्रति आनयन मतलब वापस ले आने वाला बल, ये प्रत्यानयन बल कहलाता है। और हुक के नियम के अनुसार ये जो प्रत्यानयन बल होता है, ये विस्थापन, जितने दूर आपने मान लीजिए उसको x दूरी तक विस्थापित किया, तो वो विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन विस्थापन की दिशा के हमेशा विपरीत है। जितना दूर आप मध्यमान स्थिति से ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा बल जो है उसको उसकी मध्यमान स्थिति में वापस खींच कर ले जाने की कोशिश करेगा, और ऐसा प्रत्यास्थता के कारण हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति करने के वाले निकाय में प्रत्यास्थता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा गुण, हम अभी इसी गति को देख रहे हैं कि इसी स्प्रिंग से कोई बॉल बंधा हुआ है, उसे हमने खींचा, खींचने के बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो अपनी मध्यमान स्थिति तक आ गया। अगर वो यहाँ रुक जाता है तो हम इसे दोलन नहीं कहेंगे, लेकिन वास्तव में ये देखा गया है कि वो यहाँ रुकता नहीं है, वो वापस दूसरी ओर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और ये स्प्रिंग जो है वो श्रिंक हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी आवश्यकता पड़ती है दोलन के लिए, और वो है जड़त्व का गुण। तो उस निकाय में प्रत्यास्थता तो होनी ही चाहिए ताकि प्रत्यानयन बल आ पाए, लेकिन जड़त्व भी होना चाहिए जो उस निकाय की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उसे, उसकी गति को बनाए रखने का काम करे, ताकि वो मध्यमान स्थिति पर ना रुककर जब तक उसमें ऊर्जा है तब तक वो दूसरी तरफ जाए और वहाँ जाके रुक जाता है। यहाँ जाने पर जब उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है, अब वो चल नहीं सकता, लेकिन अब इस पर फिर से प्रत्यानयन बल कार्य करने लगता है। तो इस प्रकार मध्यमान स्थिति से जैसे ही दूर जाता है प्रत्यानयन बल काम करने लगता है, और मध्यमान स्थिति पर आता है तो जड़त्व का बल काम करने लगता है, और इन दोनों के प्रभाव में ही दोलन गति होती है। इसलिए ये दोनों प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो हमारे निकाय में होना चाहिए, तभी सरल आवर्त गति होगी। आवर्ती गति को सरल आवर्त गति हम तब कहते हैं जब वस्तु है वो प्रत्यास्थता की सीमा में ही गति करे, क्योंकि ये जो प्रत्यानयन बल है ये एक इलास्टिक फोर्स है, और ये जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी की जो लिमिट होती है प्रत्यास्थता की सीमा, अगर उससे ज़्यादा हमने विस्थापन कर दिया तो इतना बल नहीं होता है निकाय में कि वो वापस उसके मध्यमान स्थिति तक खींच कर ले आए। तो ये प्रत्यानयन बल लगना बंद हो जाएगा तो दोलन भी रुक जाएंगे। इसलिए जो भी हम दोलन कराएं, अगर हम चाहते हैं कि वो संतुलित दोलन हो तो हमको प्रत्यास्थता की सीमा में बल लगाना होगा, और इसके लिए दोलन का जो आयाम है वो हमें कम रखना होगा। तो आयाम जब कम होते हैं दोलनों के, तब वो गति सरल आवर्त गति होती है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं कि सरल आवर्त गति को एक विभव कूप में होने वाली गति भी कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब है? वास्तव में
जो सरल आवर्त गति जो है वो ऊर्जा के संरक्षण का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। सरल आवर्त गति होते समय हर बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग हर बिंदु पर नियत बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। और इस पूरी गति के दौरान काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है। अगर देखा जाए तो जब हम किसी वस्तु को उसकी मध्यमान स्थिति जो कि O से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ से प्लस डायरेक्शन में x दूरी तक विस्थापित किया। विस्थापन करने में हमको कुछ कार्य करना पड़ा और विस्थापन करने के लिए हमको कुछ बल लगाना पड़ा। तो विस्थापन करने के लिए किया गया जो कार्य होता है वो, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हम देखें तो वो बल गुणित दूरी के बराबर होता है। यही बल जो है वो उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और क्योंकि इस समय निकाय में किसी और तरह की ऊर्जा नहीं है तो उसकी सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मान जो है वो जब वस्तु विस्थापित अवस्था में रहती है तो मैक्सिमम हो जाता है। तो ये मान लीजिए वो मैक्सिमम एनर्जी है जो हम उस वस्तु को देते हैं। तो यहाँ पे ए बिंदु पर आकर हमारी वस्तु जो है वो स्थिर हो जाती है और इस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब हम इसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं स्वतंत्र रूप से, तो वो एक प्रत्यानयन बल जो है उसको मध्यमान स्थिति पर लाने की कोशिश करता है। उस बल के प्रभाव में वो वस्तु धीरे धीरे चलना शुरू करती है यानी कि काइनेटिक एनर्जी चाहिए। और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को लिया है। पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और शून्य तक हो जाती है जब तक वो मध्यमान स्थिति में आती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी गायब नहीं हुई, वो सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी में बदलते जा रही है। तो हर बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलती चली जा रही है और अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी शून्य हो गई। इस बिंदु पर आकर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गई, क्योंकि सारी की सारी ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा अब वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल चुकी है। और यहाँ आकर वो वस्तु रुकती नहीं है, क्योंकि हमारे निकाय में पहले ही हमने बात की है कि जड़त्व का गुण भी है और इसलिए जो वस्तु बहुत तेज़ी से मध्यमान स्थिति की ओर आ रही है उसकी गति को बनाए रखने का काम ये जड़त्व का गुण करेगा। और इसलिए यहाँ रुकने की बजाय वस्तु दूसरी तरफ जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अगर इस दिशा में प्लस x तक हमने विस्थापन दिया है तो ठीक इसके बराबर और विपरीत वो माइनस x तक ही जा सकती है, क्योंकि जितनी एनर्जी हमने उसको दी थी वही एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। कहीं बाहर से तो एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगी उसको चलने के लिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और ये बढ़ते बढ़ते उस मान तक पहुंच जाती है जो हमने उसको पोटेंशियल एनर्जी जितनी दी थी उसके मध्यमान स्थिति से विस्थापित करते समय, और इस बिंदु को हम कहते हैं B। तो यहाँ जाकर वो वस्तु रुक जाती है क्योंकि अब उसकी पूरी ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। चलने के लिए तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पर उसको क्योंकि कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती है तो वो रुकती है। जैसे ही रुकती है प्रत्यानयन बल फिर से काम करने लगता है मध्यमान स्थिति की ओर और एक परपेचुअल ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पर शुरू हो जाता है। लगातार O से A से वापस O से B से वापस O, और इस प्रकार से एक पीरियोडिक मोशन आपको दिखाई देता है। और इस दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस कुएं की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे विभव कूप कहा जाता है। और इस विभव कूप के अंदर हमारा कण जो है वो गति करता है। तो विभव कूप के बारे में जानने के बाद
अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो गति हो रही है इसकी गति का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि कोई भी गति जो है वो बलों के संतुलित होने पर ही लगातार होती है और हम देख रहे हैं कि ये गति भी लगातार हो रही है। तो इसलिए हमको ये जानना होगा कि आखिर किस तरह के बल लग रहे हैं और किस तरह की गति निकाय द्वारा की जा रही है। तो जैसा कि शुरू में ही बात हो गई थी कि ये जो बल उस पर लगता है वो प्रत्यानयन बल लगता है, जो कि विस्थापन के समानुपाती होता है और विपरीत दिशा में होता है। दूसरा बल जो लगता है वो जड़त्व का बल लगता है। तो पहले हम लिखते हैं ये जो प्रत्यानयन बल है ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है हमें गणितीय रूप से संतुलित करने के लिए। तो ये जो है स्मॉल के हम एक कांस्टेंट रखते हैं। अब ये स्मॉल के क्या है, तो यहीं पर हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम x का मान 1 रख दें इस समीकरण में तो हमको मिलेगा F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड k। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो k है ये वास्तव में बल के बराबर है। किस बल के बराबर? जो एकांक विस्थापन उत्पन्न करने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो k है वो बल नियतांक के नाम से या कि फोर्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो बल नियतांक है ये बल के बराबर होता है, उस बल के बराबर जो एकांक विस्थापन उत्पन्न कर दे। अब संतुलन की स्थिति में ये जो प्रत्यानयन बल है ये जड़त्वीय बल के बराबर होना चाहिए, तभी लगातार दोलन हमको मिलेंगे। और जब ये दो बल संतुलित हो जाते हैं तभी हमें लगातार ऑसिलेशंस मिलते हैं और निकाय संतुलन की अवस्था में बना रहता है। तो जो जड़त्वीय बल होता है वो न्यूटन ने उसका मान दिया था m d2x बाई dt²। ये हो गया जड़त्वीय बल। जो प्रत्यानयन बल होता है वो हमने पहले ही लिखा था माइनस k x के बराबर होता है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। ये अभी बहुत क्रूड फॉर्म में है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा, सजाना होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं d2x बाई dt² प्लस k बाई m x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर यदि हम k बाई m का मान ओमेगा स्क्वायर रख दें तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल जाएगा, d2x बाई dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका एक जनरल सॉल्यूशन जो है वो सिनुसाइडल फंक्शन हो सकता है, कोसिनुसाइडल फंक्शन हो सकता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। इनमें से किसी भी फॉर्म में अगर हम x का मान यहाँ रखते हैं तो वो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x क्या है? विस्थापन। तो जो कण का विस्थापन है वो लगातार सिनुसाइडली या कोसिनुसाइडली वैरी करता रहता है। अगर हम इसको ग्राफ के रूप में देखना चाहें तो ये जो गति है अगर x को हम इधर प्लॉट कर दें और इधर क्योंकि ये एक एंगल के रूप में लिखा गया है ओमेगा t जिसको इसकी कला कहते हैं, तो ये जो डायग्राम है यानी कि विस्थापन और कला के बीच जो डायग्राम है वो फेज़ डायग्राम कहलाता है। और इसमें हम देखेंगे कि जब ओमेगा टी 0 होता है, फेज़ भी 0 होता है, तो हमें विस्थापन 0 मिलता है। ओमेगा टी का मान जब पाई बाई 2 होता है तो हमें मैक्सिमम विस्थापन मिलता है। जब ओमेगा टी का मान पाई होता है तो हमें फिर से 0 विस्थापन मिलता है। तो फर्स्ट हाफ में मैक्सिमा और मिनिमा हमको मिलता है 0 पर, पाई बाई 2 पर और पाई पर। 0 से पाई तक एक आधा साइकिल पूरा हो जाने के बाद जो विस्थापन है मध्यमान स्थिति में फिर से वापस आ गया कण। अब वो दूसरी दिशा में जाना शुरू करता है। तो दूसरी दिशा में भी वो कितना दूर तक जाता है? दूसरी दिशा में भी वो उतना ही दूर जाता है। अगर ये प्लस a दूरी पर गया है तो माइनस a दूरी तक वो जाता है। तो यहाँ तक वो
कम होता जाता है विस्थापन, और उसके बाद दूसरी दिशा में बढ़ता है, मैक्सिमम तक जाता है दूसरी दिशा में -a तक, और फिर कम होना शुरू होता है। तो ये जो मैक्सिमम होता है ये 3π/2 ओमेगा टी की वैल्यू पर होता है, और फिर 0 पर आता है जब एक साइकिल पूरा होता है और 2π एंगल का मान, कला का मान हो जाता है। इसीलिए आपको जब हम एक दोलन गिनने के लिए कहते हैं तो एक दोलन हमारा कब कंप्लीट होता है? जब मध्यमान स्थिति से कण चलना शुरू करता है, अधिकतम विस्थापन तक जाता है जिसे आयाम कहते हैं, उसके बाद वापस मध्यमान स्थिति तक आता है, उसके बाद दूसरी तरफ जाता है अधिकतम विस्थापन तक, और फिर मध्यमान स्थिति में जब आता है तब ये एक साइकिल पूरा होता है या एक दोलन पूरा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो पूरी तरह से जो कंपन करने वाले या दोलन करने वाले कण की गति का कला चित्र जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये एक मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है जो सरल आवर्त गति को समझा सके, और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो यहाँ पर जो बल है, अब सवाल ये उठता है कि बल का मान कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना है। अब हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि फोर्स जो होता है, बल, वो -du/dx के बराबर लिखा जा सकता है। यहाँ से हम du का मान जो लिखेंगे वो -F.dx हो सकता है। अब ये जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स के रूप में इसको जब हमने लिखा था तो -kx था। तो फोर्स का ये मान हम यहाँ रख सकते हैं, और इस समीकरण को, जो पोटेंशियल एनर्जी का समीकरण है, इसको दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे फोर्स का मान रखकर, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका मान मिल जाएगा। तो du को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट किया तो हमको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे kx को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलेगा k तो एक कांस्टेंट है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो k आपने बाहर रखा तो इंटीग्रल के बाद आपको मिलेगा ½ x²। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगा ½ kx²। लेकिन क्योंकि आपने k/m का मान ω² लिखा था तो इसलिए आप इसको ½ mω²x² भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी का मान भी निकालना चाहते हैं। काइनेटिक एनर्जी की परिभाषा जो होती है ½ mv² काइनेटिक एनर्जी का मान होता है। अब अगर किसी भी सरल आवर्त गति करने वाले कण का जो आयाम है वो सिनुसाइडल, कोसिनुसाइडल, कुछ भी आप एक ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। तो x अगर हमको पता है तो v हम पता कर सकते हैं dx/dt निकाल कर। तो ये जो x का मान हमको पता है, इसको जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन से हमको sin ω_t को डिफ्रेंशिएट करने पर हमको मिलता है cos ω_t, और ω_t को डिफ्रेंशिएट करने पर मिलता है हमको ओमेगा। तो इसलिए यहाँ पर मिल जाता है a ओमेगा cos ω_t + phi। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि x यानी कि विस्थापन और वेग यानी कि वेलोसिटी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत फेज़ में हैं, π/2 के फेज़ में हैं, आउट ऑफ फेज़ हैं आप कह सकते हैं। और इसे v का मान हमने निकाला। इसको और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखना चाहें तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? कि हमने x का मान हमको मालूम है, यहाँ से हम sin ω_t का मान निकाल सकते हैं। तो sin ω_t + phi को आप लिख सकते हैं x/a। अगर sin ω_t का मान x/a है तो cos ω_t का मान कितना होगा? क्योंकि मालूम है आपको
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो इसको हम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई को अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर रूट इसलिए क्योंकि वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का नियम लगाया था हमने, और हमको यहाँ साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो ये मान हम v के लिए लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखते हैं तो ऊपर हमको मिलता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए, रूट के बाहर ए स्क्वायर जो है वो ए आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको v जो है वो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। हालांकि अगर हम v स्क्वायर को ऐसा ही रहने दें तो हमें काइनेटिक एनर्जी का मान जो है वो मिलेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। पोटेंशियल एनर्जी का मान हमने पहले ही निकाल लिया है। इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर का मान रखते हैं तो हमको मिलता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर वाला टर्म है और पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर वाला टर्म है, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। तो आप टोटल एनर्जी लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन से जुड़े इक्वेशन ऑफ मोशन, इन सब के बारे में जान सके। सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए हमको कुछ परिभाषाओं की भी ज़रूरत पड़ती है। पहली परिभाषा है कि सरल आवर्त गति का आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। तो जो अधिकतम विस्थापन होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वही सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम कहलाता है। सरल आवर्त गति की आवृत्ति किसे कहते हैं? तो सरल आवर्त गति की आवृत्ति जो है 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहलाती है। सरल आवर्त गति की कला यानी कि फेज किसे कहते हैं? सरल आवर्त गति करने वाला कण किसी क्षण अपने मध्यमान स्थिति पर जो एंगल बनाता है, जो कोण बनाता है, जैसे कि ये एक पेंडुलम है जो सरल आवर्त गति कर रहा है, ये किसी क्षण अगर इस बिंदु पर पहुंचा तो अपनी मध्यमान स्थिति पर जो कोण बना रहा है ये इसकी कला कहलाती है, जिसको हमने ओमेगा टी से प्रस्तुत किया था। आवर्तकाल, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, ये कहलाता है एक दोलन में लगा हुआ समय। एक दोलन मतलब 0 से पाई और फिर 2 पाई, यानी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन तक, फिर मध्यमान स्थिति, दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन और फिर मध्यमान स्थिति में जब कण वापस आता है तो ये एक दोलन हुआ।
और इस एक दोलन करने में लगा समय सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त गति के दौरान ये जो तरंग बनती है इसका तरंग धैर्य, तो सरल आवर्त गति करता हुआ कण जो दूरी तय करता है एक आवर्त काल के दौरान कण द्वारा चली गई दूरी, उसको कण का तरंग धैर्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो किसी सरल आवर्त गति करने वाले कण को डिस्क्राइब करती हैं। यहाँ पर आकर सरल आवर्त गति की जो बेसिक्स हैं वो हमको पता चल गए हैं। अगले चैप्टर्स में हम ये पढ़ेंगे कि सरल आवर्त गति किस प्रकार के निकायों में हमें देखने को मिलता है और उन्हें किस प्रकार से उनका इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, आवर्तकाल निकाल सकते हैं। थैंक यू।